नमस्कार दोस्तों फाइनली कल भारत सरकार ने ऑफिशियल कर दिया है कि जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट था वो एक टेरर एक्ट था। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उन्होंने बताया कि इसको एंटी नेशनल फोर्सेस के द्वारा किया गया है। लेकिन क्या है कि इसमें जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है बहुत सारी नई खबरें सामने आती जा रही हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टर्की का लिंक सामने आया है। आप देख सकते हो खबर, टर्की ट्रिप्स टेलीग्राम चैट्स जैश हैंडलर हाउ डॉक्टर्स मॉड्यूल वॉज रेडिकलाइज्ड। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे यहां पर अब टर्की भी जो है एंटी इंडिया हब बनता जा रहा है। मतलब टर्की का रोल क्या था इसके अंदर, कौन जो डॉक्टर्स थे वो यहां पर टर्की गए थे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं स्टडी आईक्यू पर हमारा जो पहला क्रैश कोर्स है यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स का वो स्टार्ट हो गया है दोस्तों। इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। मतलब जितना भी प्रीलिम्स का आपका प्रिपरेशन है, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और पर्सनल मेंटरशिप भी, सीसैट भी आपको मिलेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जो रिसेंट रेड फोर्ट कार्ड ब्लास्ट हुआ था दिल्ली के अंदर, उसमें कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, जहां पर साफ साफ पाकिस्तान बेस्ड जो जैश ए मोहम्मद है उसका लिंक तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ टर्की का भी लिंक अब आपको देखने को मिल रहा है। मतलब जो प्रिलिमिनरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है उसमें टर्की जो है वो एक मेजर एंटी इंडिया ऑपरेशन हब की तरफ बनता जा रहा है। मतलब टर्की के द्वारा यहाँ पर जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, लॉजिस्टिकल बैकिंग हो गया, उन ग्रुप्स को जो भारत के अंदर टारगेट करते हैं। क्योंकि नॉर्मली अभी तक क्या था कि ज़्यादातर ये डायरेक्ट लिंक आपको पाकिस्तान के साथ देखने को मिलता था, अभी भी पाकिस्तान के साथ है। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर कोई भारत के अंदर कोई ब्लास्ट कराने की कोशिश कराए, जैसे ये डॉक्टर्स ने मिलकर कराया, तो ये जो है अगर डायरेक्टली पाकिस्तान जाते किसी के थ्रू भी जो है, तो वो डायरेक्ट लिंक बैठ जाता। लेकिन अब ये किसी तीसरे देश जाते हैं ताकि यहाँ पर चीज़ों को पता छुपाया जा सके। और इसी की वजह से टर्की जो है एक इंपॉर्टेंट मीडिएटर की तरह सामने आया है। अच्छा, यहाँ पर है क्या लिंक, मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो आप सब जानते ही हैं 10 नवंबर को Hyundai i10 गाड़ी ब्लास्ट होती है रेड फोर्ट का जो मेन गेट है उससे लगभग जस्ट 150 से 200 मीटर दूरी पर। और यहाँ पर जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट आउट हुआ उसमें यह था कि जो जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल है वो सामने आया। मतलब ये जो पूरा प्लानिंग किया गया था वो जैश ए मोहम्मद की तरफ से, उनके जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा पूरा देखा जा रहा था। और स्पेशली ये बोला जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह से जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया उसका एक तरह से रिवेंज ये लोग लेने की कोशिश कर रहे थे। अब इन सारी चीज़ों में ये जो ब्लास्ट होता है उसमें दो प्राइमरी सस्पेक्ट सामने आए। एक तो आप सब जानते ही हैं डॉक्टर उमर उन नबी। ये बेसिकली जो टेररिस्ट था ये एक ड्राइवर था, और वो जो गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आई है जिसके अंदर पूरा ब्लास्ट हुआ, तो ये तो उसमें मारा गया। लेकिन दूसरा यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। काफ़ी बड़ा पर्सन माना जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो दोनों सस्पेक्ट हैं बेसिकली दे आर रेसिडेंट ऑफ पुलवामा, जम्मू कश्मीर। तो कहीं ना कहीं इनको रेडिकलाइज किया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये दोनों जो हैं फरीदाबाद में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर काम कर रहे थे। आप सब जानते हैं यहाँ पर ये जो फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है अल फला, इसका काफ़ी ज़्यादा नाम आजकल चल रहा है। तो ये वहीं पर काम करते थे। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये जो पूरे बम ब्लास्ट में आया वो ये है कि दोनों ही टर्की ट्रैवल किए थे अटैक के पहले। मतलब अब इसका आपको लिंक अंकारा के साथ देखने को मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर टर्की का कनेक्शन किस तरह से क्या बैठ रहा है वो भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ, और कैसे टर्की जो है एक एंटी इंडिया हब की तरह बनता जा रहा है। सबसे पहला यह है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने ये ट्रेस किया कि जो हैंडलर्स हैं, मतलब कि अगर भारत में ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और ये टेररिस्ट अगर कुछ भी कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो हैंडलर होगा ही होगा। तो इसके पीछे हैंडलर अभी तक सिर्फ पाकिस्तान में देखने को मिलता था, लेकिन अब इसके जो हैंडलर्स हैं वो टर्की में देखे जा रहे हैं। मतलब टर्की के अंदर हैंडलर्स थे, जो जैश ए मोहम्मद के लोग थे वो टर्की में थे और वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाए हुए थे इन डॉक्टर्स के साथ, इन टेररिस्ट के साथ। और जो दो पुलवामा के डॉक्टर से बताया जा रहा है कि ये टर्की के अंदर गए थे इन हैंडलर से मिलने, वहां पर जाकर इन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट वगैरह किया होगा, अटैक के बारे में बातचीत वगैरह की होगी। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है, हमारे लिए बड़ा कंसर्न है कि अब टर्की भी एक सेफ हेवन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर रेडिकल नेटवर्क्स कोऑर्डिनेटिंग विद पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट।
तो यहाँ पर डायरेक्टली कोई पाकिस्तान में ना जाकर किसी ऐसे देश में जाए जिसके ऊपर शक ना हो, ऐसी कुछ ना कुछ कोशिश की जा रही होगी। लेकिन इसके अलावा आप देखिए किस तरह से जो टर्की है वो एंटी इंडिया हब, मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी रिसेंटली एक कुछ इसी से रिलेटेड केस आया था जहां पर उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने एक पर्सन को अरेस्ट किया था, फरहान नमी सिद्दीकी। ये जो पर्सन है ये बेसिकली को फाउंडर है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है इस्तांबुल इंटरनेशनल। और इसके ऊपर आरोप क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर आरोप यह है कि भारत के अंदर ये एंटी इंडिया हेट लिटरेचर को पब्लिश करता है, जो भारत के खिलाफ बोलता है, भारत के में भड़काने की कोशिश करता है। और इसके लिए आप देख सकते हो इसको 11 करोड़ रुपए हवाला चैनल्स के थ्रू टर्की और जर्मनी से मिले थे। हवाला चैनल्स के थ्रू यहाँ पर पैसा 11 करोड़ रुपए इसको दिया गया था। अब ये 11 करोड़ का करता क्या है, कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। ये 11 करोड़ का इस्तेमाल करता है अमरोहा में लैंड परचेस करने के लिए, पंजाब में लैंड परचेस करने के लिए इन द नेम ऑफ मदरसाज, मस्जिद के नाम पर, मदरसाज के नाम पर होता है। और इससे अल्टीमेट गोल ये है कि यहाँ पर रेडिकलाइजेशन किया जाए। मतलब जैसे मान लो ये आया होगा, ये एक प्रकार से एनजीओ की तरह चलाने की कोशिश की जा रही होगी। और ये जो डॉक्टर्स हैं ना इस तरह से, क्योंकि आप देखिए ये जो कार ब्लास्ट हुआ था उसमें ये जो टेररिस्ट था डॉक्टर उमर उन नबी, इसके माँ बाप से जब बात किया गया देवर इन कंप्लीट शॉक। उनका कहना था कि उनको तो इसकी चीज़ के बारे में भनक भी नहीं है। उनका कहना था कि वो काफ़ी रिलीजियस पर्सन था, क्रिकेट पैशनेट था, और वो दिल्ली तो गया था, काम वगैरह करने गया था पिछले साल। तो फैमिली तो पूरी शॉक में आ जाती है, उनको आइडिया भी नहीं रहता इस तरह की चीज़ें क्या हो रही हैं। लेकिन यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो एनजीओ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ना, किस तरह से रेडिकलाइजेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपको समझना है। अच्छा, ये वाला जो यूपी के अंदर ये पूरा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पकड़ा, इसमें जो टर्किश पार्टनर है वो अभी भी भागा हुआ है। जो फंडिंग नेटवर्क चला रहा था इसके अंदर, वो अभी भी फरार है, उसके बारे में पता नहीं है। फिर इसके अलावा टर्किश मीडिया और एनजीओस का इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े स्तर पर। टर्की जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है एंटी इंडिया नैरेटिव प्रोपोगेट करने के लिए। जैसे जो टर्की में स्टेट फंडेड मीडिया है, टीआरटी वर्ल्ड जो मीडिया हाउस है, आपने सुना होगा, उसका इस्तेमाल हो रहा है। इस्तांबुल बेस्ड कॉन्फ्रेंसेज होते हैं कश्मीर फ्रीडम को लेकर। एनजीओज हो गए जैसे टर्की यूथ फाउंडेशन, वो बेसिकली उनके ऊपर आरोप यह है कि ये इस्लामिस्ट और एंटी इंडिया पोजीशन को अपनाते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको पाकिस्तान और टर्की का भी कॉपरेशन समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पर ड्रोन की टेक्नोलॉजी टर्की जो है पाकिस्तान को दे रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग। टर्किश जो C-130 एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान में लैंड कर रहा है। टर्किश वॉरशिप जो है वो कराची विजिट कर रही है जॉइंट एक्सरसाइजेस के लिए। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक सीरियस कंसर्न भारत के सिक्योरिटी सर्कल्स में आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर अंकारा और इस्लामाबाद के बीच में एक बड़ा एक्सेस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, हिस्टोरिकली और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देखोगे, क्या है ना कि टर्की एक नियो ओटोमन फॉरेन पॉलिसी को अपनाता है। स्पेशली जो टर्की के समय राष्ट्रपति है ना एर्डोगान, वो जब से राष्ट्रपति बने हैं उनका एम्बिशन यही रहा है कि नियो ओटोमन फॉरेन पॉलिसी को अपनाया जाए। बेसिकली टर्की अपने आप को एक मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर प्रूव करना चाहता है, उसको खड़ा उतरना चाहता है। तो ये जो पॉलिसी है इसके अंदर टर्की जो है वो मुस्लिम कॉजेस के लिए वॉइस बनता है। जैसे मान लो कश्मीर का मुद्दा उठाना है, आप यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में देखो, हर साल जो स्पीच होती है एर्डोगान भारत के खिलाफ बोलते हैं, कश्मीर के बारे में बोलते हैं, और भारत उसका जवाब देता है, उसका प्रोटेस्ट करता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है टर्की का जो अलाइनमेंट है पाकिस्तान के साथ वो काफ़ी डीप होता गया धीरे धीरे, और इसीलिए भारत को भी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिकैलिब्रेट करनी पड़ी। क्या है कि जो टर्की के संबंध जो बाकी देशों के साथ अच्छे नहीं है, जैसे ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया, उनके साथ भारत ने संबंध अच्छे बनाए ताकि यहाँ पर जो पाकिस्तान और टर्की का एक्सेस है उसको काउंटर किया जा सके, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर। ये आपको समझना होगा। अच्छा, फाइनली अब यही है कि जो फाइंडिंग्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई। देखो, एक तो ये बात साफ है कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें JEM मॉडल आपको देखने को मिलेगा, जैश ए मोहम्मद। यहाँ पर उनके जो हैंडलर्स हैं वो इसको देख रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर का एक तरह से रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे थे। और जो 2 पुलवामा के डॉक्टर्स मैंने आपको बताया, ये बात सच है कि ये टर्की ट्रैवल किए थे, वहाँ पर हैंडलर से मुलाकात हुई थी। और जो टर्की बेस्ड हैंडलर्स हैं वो बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहे थे लॉजिस्टिक्स और फंडिंग में। और ये जो फंड है टर्की से आया, जर्मनी से आया, ये अगेन भारत के अंदर लैंड परचेज किया गया, डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करने की कोशिश की गई। टर्की में मीडिया, एनजीओ का जो इकोसिस्टम है उसके थ्रू एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई। तो ये सब कुछ आपको इस तरह के अभी फाइंडिंग्स में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इसको लेकर टर्की चुप रहता? क्योंकि कल जैसे ही मीडिया के अंदर टर्की का लिंक सामने आ रहा था,
टर्की की तरफ से तुरंत इसको रिजेक्ट किया गया। जो टर्किश एम्बेसी है भारत के अंदर दिल्ली में, उन्होंने इसको डिनाई किया है कि उनका टेररिज्म में या फिर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया में खबर चल रही है ये बेसलेस डिसइंफॉर्मेशन है। यहाँ पर टर्की का ये कहना है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें पीस, कॉपरेशन और म्यूचुअल रेस्पेक्ट देखने को मिलता है। और जहाँ तक पाकिस्तान के साथ कॉपरेशन का सवाल है वो बेसिकली डिफेंस ओरिएंटेड है, लेजिटिमेट है। यहाँ पर हम भारत के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ना, इस तरह की चीज़ें लगातार होंगी। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा किस तरह से टर्की ने यहाँ पर सपोर्ट किया पाकिस्तान को। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या होगा। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, सबसे पहला है टेरर नेटवर्क का एक्सपेंशन, जो कि भारत को पसंद नहीं आएगा। मतलब टर्की का जो लिंक है वो शो करता है कि भारत का जो टेरर थ्रेट है इट इज़ नाउ जस्ट नॉट कन्फाइंड टू पाकिस्तान। अब ये मल्टी कंट्री कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा और इसीलिए हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। काउंटर टेररिज्म एफर्ट में पहले हमें पता था कि पाकिस्तान पर फोकस करो, लेकिन अब यहाँ पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया। फिर दूसरा, रेडिकलाइजेशन वाया सॉफ्ट चैनल, इसको भारत को काउंटर करना होगा। यहाँ पर जिस तरह से एनजीओज को फंडिंग मिलती है, मस्जिदों को फंडिंग मिलती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग मिलती है, वहाँ पर सॉफ्ट पावर फ्रंट का इस्तेमाल किया जाता है रेडिकलाइजेशन के लिए। तो भारत की जो एजेंसीज अब हो सकता है कि फॉरेन डोनेशंस पर, लैंड परचेजेस पर, एनजीओ एक्टिविटीज़ पर कुछ पाबंदी लगाना स्टार्ट कर दें। फिर इसके अलावा डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक रिपोर्कशन भी होगा। ये जो एपिसोड हुआ है इसकी वजह से भारत टर्की के संबंध और ख़राब होंगे। भारत जो है अब यहाँ पर टर्की रीजनल जो राइवल्स हैं, ग्रीस, साइप्रस, उनके साथ और ज़्यादा अपनी नज़दीकी लाने की कोशिश करेगा। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट था एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट है भारत के काउंटर टेरर लैंडस्केप में। यहाँ पर पाकिस्तान अभी भी हमारा ट्रेडिशनल एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म जो कि भारत को टारगेट करता है वो बना हुआ है, लेकिन अब टर्किश का जो लिंक आया ये एक नया ट्रांसनेशनल डायमेंशन दे देता है, जहाँ पर टर्की एक ऑल्टरनेटिव स्टेजिंग ग्राउंड बनता जा रहा है फॉर एंटी इंडिया नेटवर्क्स के लिए। तो यहाँ पर भारत के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हम कैसे इसको काउंटर करें, डिप्लोमेटिक तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि ये जो खबर आई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इसलिए समझना जरूरी था, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम टर्की की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या आप बता सकते हो जो ऑटोमन एम्पायर था इसको किस रूलर ने फाउंड किया था? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू पर क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, मतलब प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं बेसिकली 2026 यूपीएससी का, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब आपके पास अच्छा खासा समय बचा है एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।